रूप सिंह जी, आप कंफर्टेबल हो जाइए, इसको बार बार पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको एयरफोन को कंफर्टेबल हो जाइए ना, आराम से। जी जी। हाँ, शुरू करते हैं। रूप सिंह जी, आपका स्वागत है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहा? सर आज का दिन बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ साक्षात्कार के लिए। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं पाली जिले के रानी तहसील से हूँ। मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है। ग्रेजुएशन बीए मैंने हिंदी साहित्य इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय से किया है। एमए मैंने स्वयं पाठी के रूप में राजनीति विज्ञान विषय से किया है और योग करना मेरी हॉबी है। अ, ये बताइए कि अखबार पढ़ते हैं आप? जी जी सर। आज के अखबार की कोई दो विशेष बातें बताइए। सर आज के अखबार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जो ब्रिटेन में G7 समिट हो रहा था तो कल उसका जैसे समापन हुआ तो उसके लेके कुछ खबर थी। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जिस तरह से 21 जून से जो वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होना है तो उसमें एक बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है कि ड्रोन के जरिए जो रिमोट एरियाज है वहां पर वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ड्रोन के टेंडर जारी किए जाएंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात की आपने और G7 समिट की भी बात की। वैक्सीन G7 समिट की हाल ही में जो मीडिया में पिक्चर्स आई हैं, उसमें किसी भी G7 के प्रतिनिधि ने मास्क नहीं लगा रखा है। क्या आपने देखी है? जी जी गौर सर। किया है आपने इस बात पर? ऐसा क्यों है जब जी पूरा सर। विश्व कोरोना की त्रासदी से त्राहिमाम कर रहा है और इस तरह से इन पावरफुल 7 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो बिना मास्क के बैठ के बातें कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि गलत संदेश जा रहा है? सर बिल्कुल वैश्विक स्तर पर देखें तो एक तरह से ये मैसेज तो जाता ही है। लेकिन जो ब्रिटेन में जिस तरह से ये आयोजन हो रहा था तो वहां भी पूरी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे थे। और जो देश थे उसमें जापान के अलावा शेष सारे देशों को देखे तो एक रिकॉर्ड भी आया था कि कहीं तो 60% कहीं 50% प्लस पॉपुलेशन के वहां पर वैक्सीन लग चुकी है तो इतना खतरा कम है। लेकिन हाँ अगर मास्क लगाते वो, हालांकि उन्होंने सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना की, मास्क लगाते तो ये एक विश्व स्तर पर अच्छा मैसेज जाता। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने आसपास क्या समस्याएं देखते हैं? जी सर हमारे आसपास जैसे पाली क्षेत्र में देखूं या फिर गांव के आसपास देखे तो एक तो पाली डिस्ट्रिक्ट की देखे तो वहां पर प्रदूषण और सीवरेज की समस्या है। दूसरा देखो पाली के आसपास में और गांव में तो वहां पर एक तो महिला लिंगानुपात खास करके वो जो कि राजस्थान के औसत उससे भी कम है। दूसरा यहाँ पर प्रवासन की समस्या है जिसकी वजह से यहाँ पर महिलाओं और बुजुर्गों को अकेला रहना पड़ता है। तीसरी समस्या देखो तो एक ग्रामीण क्षेत्र तक देखे तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, रोड कनेक्टिविटी, फिर उधर से व्हीकल वगैरह ये प्रॉब्लम है। और गाँवों में देखे तो आजकल जो आवारा पशु हैं उसकी भी काफी समस्या आ रही है। अच्छा, महिला लिंगानुपात होने के पीछे एक प्रमुख कारण ये बताया जाता है कि गर्भ में ही शिशु भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। तो क्या आप किसी कानून को याद कर पा रहे हैं जो इसकी रोकथाम के लिए बना है? जी सर 70 के दशक में 1971 में वो पीसीएन पीएनडीटी एक्ट बना था। क्या है ये पीसीएन पीएनडीटी एक्ट? सर इसके तहत ये होता है, इसकी फुल फॉर्म तो अभी पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी शिशु की वो लिंग जांच की जाती है तो जांच करने के दौरान ये देखा जाता है कि अगर कानूनी तरीके से उनका भ्रूण प्रत्यारोपण या फिर भ्रूण की हत्या करवाई जा रही है तो ये कानूनी रूप से गलत होगा और उनको सजा का भी प्रावधान होता है। चलिए, आप ये बताइए कि आपने जिक्र किया कि गांव में कुछ समस्याएं हैं जिसमें प्रदूषण भी है, पाली के आसपास भी प्रदूषण है, गांव का भी आप जिक्र कर रहे हैं। आपके गांव में हरियाली की स्थिति क्या है? रियली सर पेड़ पौधे देखे तो है, ऐसे काफी मात्रा में है सर। ठीक है क्योंकि वो अच्छा, कौन थोड़ा कौन से अरावली से टच है। जी सर। पेड़ हैं? सर यहाँ पर नीम है, बरगद है, पीपल है, अंग्रेजी बबूल के भी काफी है, लगभग बहुत प्रकार के पेड़। अच्छा,
ये अंग्रेजी बबूल समस्या नहीं है? जी बिल्कुल सर, शुरुआत में समस्या रोकने के लिए लाया था, लेकिन आज समस्या बन गया है, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं वो भी जहरीले होते हैं और बड़े नुकीले होते हैं। दूसरा ये है कि जिस स्तर पर जिस खेत में वो उगते हैं तो वहां पर आसपास में दूसरी फसलों को उगने नहीं देते हैं, तो समस्या के रूप में है आज। अच्छा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है सर। हम्म, अच्छा, ये बताइए आप कि आपकी ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से हम आपका चयन करें? सर चयन करने के लिए सर, वैसे सारे प्रतिभागी में दक्ष या होशियार है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रशासनिक सेवा के लिए सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समर्पण, कठोर परिश्रम की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो मुझ में भी है, तो इस तरह से पूरी तरह आसान भी हूँ कि मेरा भी हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये सब खूबियां आपके अंदर है। अब ये बताइए कि आप आरएस बनना क्यों चाहते हैं? सर आरएएस बनने के पीछे दो तीन मुख्य वजह हैं। एक तो ये है कि इससे हम एकदम ग्राउंड टच से जुड़कर कार्य करते हैं तो आम जनता से जुड़ सकते हैं, और दूसरा है कि इसके कार्य करने का दायरा बहुत ही व्यापक है। दूसरी बात यह है कि इसमें हम नीति क्रियान्वयन का हिस्सा बनते हैं, तो आम जनता के स्तर तक कुछ भी ऐसी बात हो तो हम बेहतर तरीके से उन्हें पहुंचा सकते हैं, तो ये हमें एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है। तीसरी बात ये है कि इसमें सोशल प्रेस्टीज भी है, जिसकी वजह से भी मैं आकृष्ट हुआ हूँ इस सेवा की तरफ। ऐसी बहुत सारी वजह है, और मेरे रोल मॉडल है उनकी, उनको देख के भी इस तरफ में आया हूँ। रोल मॉडल कौन है आपके? हाँ सर, हमारे गांव से ही है एक एडिशनल एसपी, अभी उनका आरपीएस में चेंज हुआ था, तो मेरे एक तरह से प्रेरणा स्रोत है। तो उनके जब भी मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी इस पद पर जाना चाहिए। अच्छा। आप ये बताइए कि वर्तमान में एक शब्द बोला जा रहा है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। आपको इसकी जानकारी है? जी सर। संक्षिप्त में बता दीजिए क्या चीज़ है ये। सर ये अभी जो ब्रिटेन के कॉर्नवाल में G7 की मीटिंग हुई है, तो वहां पर ये BBW बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की अवधारणा सामने आई है। इसमें ऐसा है कि सर जितने भी पिछड़ी और विकासशील देश है, तो वहां पर बेहतर अवसंरचना प्रदान करने हेतु ये एक $40 ट्रिलियन की लगभग अनुमानित लागत के हिसाब से हम वहां पर निवेश करेंगे, ताकि उनको बेहतर टेक्नोलॉजी प्रदान हो, लैंगिक समानता के लिए हो, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए हो, और नवाचार के लिए प्रयास किए जाए। जी, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। अर्जुन जी, एक बार आप पूछ लीजिए। बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ इनसे। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर सिंह जी? हाँ सर, थोड़ी स्लो आ रही है, बट आ रही है। अब आप ठीक आ रही है? जी जी। अच्छा, आपकी रुचि है प्राणायाम करना, है ना? जी सर। आप रोज कितने समय तक ये प्राणायाम करते हैं? आपका रोज का प्राणायाम करने का नियत समय क्या रहता है? सर मैं सुबह करता हूँ, 6 से 7 बजे के बीच में रोजाना करता हूँ, जिसमें आसन प्राणायाम सब करता हूँ और ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, आसन और प्राणायाम दोनों करते हैं। ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन जी, करने के बाद किया जाता है? वज्रासन होता है। वज्रासन होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके प्राणायाम करने का क्रम क्या रहता है? कौन से प्राणायाम से शुरू करते हैं? और सर प्राणायाम पहले आसन करता हूँ, हल्की एक्सरसाइज, उसके बाद आसन, और आसन के बाद प्राणायाम करता हूँ। तो प्राणायाम करने से पहले पहले तो थोड़ा श्वासोच्छ्वास करता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ फिर छोड़ता हूँ। उसके बाद में एक तो भस्त्रिका करता हूँ, भस्त्रिका करने के बाद में कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर उद्गीत, और फिर भ्रामरी। 3 शब्द बोल रहा हूँ, उनके मतलब बताना। जी पूरक, कुंभक और रेचक। जी। सर ये प्राणायाम के दौरान ही क्रियाएं होती है। पूरक का अर्थ होता है कि श्वास को अंदर लेना, कुंभक का अर्थ होता है कि श्वास को रोकना, और रेचक का अर्थ है श्वास को छोड़ना। श्वास लेने के सही तरीके क्या है?
सर श्वास लेने जब हम प्राणायाम के दौरान श्वास लेते हैं तो सर्वप्रथम तो दोनों नासिका छिद्र से हल्के से श्वास लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, एक दो बार ऐसे करके नॉर्मल होता है। उसके बाद में सर जैसा कि अनुलोम विलोम करते हैं तो एक एक नासिका छिद्र को हम अंगूठे से बंद करते हैं और दूसरे से लेते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, फिर वापस उससे छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से तेजी से अनलॉक हो रहा है राजस्थान, क्या ये एक तरह से कोरोना को फिर से दावत और निमंत्रण नहीं लग रहा आपको? सर मैं प्रश्न सर प्लीज रिपीट, पूरा सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है राज्य में, ये फिर से कोरोना संकट नहीं ले आएगी क्या? सर बिल्कुल, जिस तरह से केस कम हुए हैं और अर्थव्यवस्था और रोजगार को देखते हुए सरकार ने विधिवत अनलॉक किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे देखने में आ रहा है कि लोग ऐसे भीड़ में उमड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की भी पालना नहीं कर रहे, कई लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। तो जरूर सर ऐसी चीजों से खतरा बना हुआ है, तो हमें आम लोग को भी जागरूक रहना होगा और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी उनको सुधारे तो व्यवस्था से निजात दिलाया जा सकता, नहीं तो खतरा अभी भी है। एज एसडीएम आप इस परिस्थिति में क्या निर्णय लेंगे? सर इस तरह की स्थिति में मैं फर्स्ट तो अपने क्षेत्र के जितने भी गांव है, शहर है, उनमें लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूक करूंगा कि हमने जो ये अनलॉक किया है, प्रशासन ने, सरकार ने जो अनलॉक किया है, सरकार ने तो ये कुछ जरूरतों को देखते हुए किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना मिट गया है, हमें पूरी तरह से अपनी सावधानी बरतनी है, सभी को वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन लगने के बावजूद फिर भी अनलॉक होता है तो हमें आपस में सावधानी रखनी होगी। डेली हाथ धोए, नियमित रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखे, तभी हम निजात पा सकेंगे इससे। अच्छा, कोविड के साथ साथ साइलेंट हार्ट अटैक की मामले है जो बहुत बड़े थे, जी इसके पीछे जी क्या सर। वजह रही है? हाँ सर, एक तो कोविड है, इसकी वजह से सर एक तो लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके लिए प्रॉब्लम के रूप में हम देखें तो एक मानसिक अवसाद की स्थिति बनती जा रही है आजकल लोगों में। और दूसरी तरफ ये भी है कि खान पान भी उनको, अगर इतना कई लोगों को इतना प्रोडक्टिव खान पान नहीं मिल रहा, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो बाहर घूम नहीं रहे हैं, और ऊपर से तनाव आता है, तो तनाव और अवसाद के कारण ये होने को इसकी भी आशंका है। कोविड के कोई दो पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए। सर वैसे कोविड की वजह से कोई पॉजिटिव तो ऐसे हम देखें तो हाँ, बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी टाइम कारखाने वगैरह ये बंद रहे तो हानिकारक गैसें कम हुई निकली, तो पर्यावरण दो प्रदूषण कम। बिंदु बता दीजिएगा आप प्रभु सिंह जी, सीधे सीधे दो बिंदु बता दीजिएगा कि ये एक कोविड तो के सर दो सकारात्मक बिंदु रहे। एक तो सर प्रदूषण की मात्रा कम हुई, दूसरा है कि लोग स्वास्थ्य को लेकर सचेत हुए, तीसरा है कि बहुत सारे लोगों को अपने घर परिवार और में मिलने का भी समय मिला। ठीक है, पाली के गुलाब हलवे के बारे में बताइए हमें। सर ये गुलाब हलवा एक गुलाबपुरी जी थे, उन्होंने बनवाया था फर्स्ट में, तो इसके लिए इसका नाम गुलाब हलवा है। ये शक्कर और दूध से निर्मित होता है, उसे काफी ज्यादा समय तक ऐसे सेका जाता है तो फिर उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और ये प्रसिद्ध मिठाई है। ये अन्य हलवों से किस प्रकार भिन्न है, इसमें विशेष क्या है? सर इसमें विशेष ये, जिस तरह से कलाकंद बनाते हैं तो कलाकंद में उसके सेकने की मात्रा से इसमें सेकने की मात्रा में थोड़ा ज्यादा समय लिया जाता है। अच्छा ठीक है। भारत में राजस्थान में ही सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, या सबसे ज्यादा मूल्य राजस्थान में क्यों है इसका? सर इसके पीछे एक तो ये है कि जो प्रत्येक स्टेट भी इसके ऊपर टैक्स लगाता है, स्टेट वेट, तो राजस्थान का वो टैक्स भी ज्यादा है। इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाता है? जी राज्य सरकार इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाता है? सॉरी सर, इसके ऊपर वो एक टर्म है, मैं याद नहीं करता। ठीक है, चलिए। हाँ, राज्य सरकार के टैक्स लगाने से वजह से होता है। फिर राजस्थान में इसकी हाँ सबसे ज्यादा सर। कीमतें हमेशा गंगानगर में ही ज्यादा क्यों होती है? सर इसके पीछे एक ये है कि जिस तरह से वो जैसे स्ट्रेटेजिक डिपो से फिर वो प्रत्येक जिले के या जिले के आसपास में जहां भी डिपो होता है तो उस डिपो में आता है, और फिर उस डिपो से जगह जगह पर वितरित होता है।
तो गंगानगर से उसका कोई डिपो है, उसकी मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि वो काफी दूरी ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन लागत ज्यादा हो जाती है। आपकी कोई 3 खूबियां बताइए जो आपको आपके चयन में मददगार साबित हो सकेगी। कोई 3 विशेषता बताइए। सर, एक तो मैं कठोर परिश्रम करता हूँ, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकता हूँ। दूसरा अनुशासन है। तीसरा है सर संवेदनशीलता। ठीक है, नंदू सर। हाँ रूप सिंह जी, सुन पा रहे हैं जी मुझे? जी सर। हाँ सर, आ रही है। मुझसे मुझे मुझे आपसे एक बड़ा ईमानदार सा उत्तर चाहिए। आपकी एज कितनी है? जी सर, डॉक्यूमेंट के हिसाब से 28 है। अच्छा, 20 साल आपकी उम्र है? 20? नहीं सर, 20 नहीं, 28। हाँ हाँ, 28 है। आप मुझे ये बताइए कि बहुत से जी अभ्यर्थियों ने अपने हॉबी में प्राणायाम योगा ये लिखा है। आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, हमारे पास सुबह से 100 लोग आए हैं अभी तक, उसमें 50 लोगों की हॉबी ये लिखी हुई है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये हॉबी वास्तव में नहीं है, केवल बनाई गई है? मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए आपसे, क्या ऐसी संभावना है? सर, मैं होस्ट और लोगों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मैं नियमित रूप से पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से इसे कर रहा हूँ। कभी कभार मिस हो जाता, लेकिन कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। आप कर रहे हैं, चलिए। आपके विषय क्या क्या रहे हैं ग्रेजुएशन में? हिंदी साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान। ओके, चलिए। आप राजनीति विज्ञान में आपने प्लेटो को पढ़ा होगा। जी जी सर। प्लेटो के विचार जो है महिलाओं के संबंध में क्या थे, क्या मानते थे प्लेटो? जहां तक हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेने की या भागीदारी की बात करते हैं, तो कुछ विचार आप उससे अवगत हैं? हाँ सर, मैंने पढ़ा था प्लेटो के बारे में, तो वो महिलाओं की भागीदारी को रूप में वो नकारात्मक विचार है उनके। वो भागीदारी लेना उचित नहीं मानते मैं। उचित नहीं मानते कि मानते थे? सही बता, सर, पता जहां है तक इसका? मुझे याद है प्लेटो नहीं मानते। जी महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं में क्षमता में विश्वास करते हैं कि महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं या नहीं? सर, सही जानकारी प्लेटो है के आपको? अनुसार नहीं ले सकती। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अ, राजनीति के जो संबंध में देखते हैं, तो हम सुकरात एक अच्छे विचारक और पहले विचारक माने जाते हैं कि चिंतन की शुरुआत उनके जी यहाँ से हुई, उनके समय से हुई थी। लेकिन प्लेटो को जनक जो है राजनीति विज्ञान का, अरस्तु को माना जाता है। इसकी वजह क्या है, प्लेटो और सुकरात की बजाय? सर, अरस्तु को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आदर्श राज्य से संबंधित हो, चाहे क्रांति से संबंधित हो या शासन चलाने की व्यवस्था से संबंधित हो, सारे सिद्धांतों को दिया था, इसलिए इन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अच्छा, पहले वालों ने कोई थ्योरीज, कोई सिद्धांत नहीं दिए थे? नहीं सर, पहले वालों ने भी दिए थे, जैसे प्लेटो ने दिया था, ये दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित की एक राज्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कहाँ बसावट होनी चाहिए। ओके, चलिए। मैं आपसे एक वाक्य पूछता हूँ, वाक्य बोलूंगा, आप बताइए कि ये किसने कहा था कि अनुशासन में रहना हमें कौन सिखाता है? समाज सिखाता है। जो इंसान समाज के बीच में नहीं रह सकता है, वह या तो इंसान नहीं है, या फिर वो दानव है, या देवता है। सर, ये अरस्तु महोदय ने कहा था कि मनुष्य का विकास है वो समाज में ही ठीक हो है, ठीक सकता है, है। ओके। ओके ओके, चलो। मुझे ये बताइए कि मनु के एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य है, एक पंक्ति है, वो महिलाओं के संबंध में बड़ी अच्छी है। अदरवाइज मनु के विचार जो है वो काफी विवादास्पद है। वो पंक्ति आप मुझे बताइए क्या है? सॉरी सर, मनु की इस पंक्ति के बारे में। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, सुना है आपने? जी हाँ सर, बिल्कुल सुना सुना, याद है गया। चलिए। मैकियावेली के बारे में आपने पढ़ा होगा। उनके एक बहुत ही एक विवादास्पद कह सकते हैं हम, चर्चित व्यूज हैं
वो है कि राजा में शेर की भांति सूरता होनी चाहिए और लोमड़ी की भांति चालाकी होनी चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सर मैकियावेली का जो लक्ष्य था उनका था कि इटली को समृद्धिशाली और शक्तिशाली बनाना है। तो उन्होंने जो परिस्थितियां देखी थी उस संदर्भ में उन्होंने द प्रिंस की रचना की। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि एक राजा जो होता है, जो दिखता है वैसा नहीं होना चाहिए, जो दिखना अलग चाहिए, जिसमें ऐसा लगे कि आम जनता में उनकी छवि अच्छी हो, लेकिन वास्तविक रूप में उससे अलग होना चाहिए ताकि वो राज्य की रक्षा कर सके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में शासक को ऐसा होना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति को, किसी को भी ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए। एक अन्य विचारक है जॉन रॉल्स। इनकी एक थ्योरी है, बहुत ही जी थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन्होंने एक किताब लिखी थी। और इन्होंने एक अज्ञान का पर्दा पर्दा शब्द इस्तेमाल किया था। इसके बारे में जानते हैं आप? जी जी सर। जी सर, जानते उसमें हैं आप, उन्होंने चलो कोई ऐसा बात। कहा था। ठीक है, आप जानते हैं तो कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि क्या इनके विचारों को हमारे संविधान में कहीं जगह दी गई है? सर जॉन रॉल से गांधी जी काफी प्रभावित थे, और संविधान में जगह उसे मैं प्रॉपर याद नहीं कर पा। अच्छा अच्छा, ठीक है। युक्ति युक्त विभेद की बात हम संविधान में करते हैं, वो जॉन रॉल्स की एक विचारों का ही प्रभाव है विशेष तौर पर। चलिए, मैं जी जी समानता और समता में मुझे मुख्य अंतर बता दीजिए। सर, समता और समानता एक सेम ही है सर। इक्विटी और इक्विलिटी वर्ड किया जाता है जहां तक मुझे याद है। अंतर मुझे इस बारे में ज्यादा। आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अक्सर पढ़ते हैं। विश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव आप मुझे बताइए, क्यों लाया जाता है? सर विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से लाया जाता है, और ये सिद्ध करने के लिए लाया जाता है कि सरकार अभी भी खतरे में नहीं है। ओके, चलिए। आप मुझे ये बताइए कि हिंदी शब्द कहीं दीवार पे लिखा आपको देख मिले? आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है ना? जी जी। हाँ। आपको कहीं भी हिंदी शब्द दिखा हुआ मिले, इससे आप क्या समझते हैं? मैं आपको दीवार पे लिख दूं हिंदी, इसका अर्थ क्या है? सर हिंदी भाषा है जो सर्वप्रथम आर्य, वो सर ईरानी लोगों ने यूज किया था वर्ड की, जो सिंधु की इस तरफ वाले ठीक है। हिंदी। हाँ, उसका मतलब आप समझेंगे हिंदी है, भाषा है, यही समझेंगे ना? जी मोहम्मद जी इकबाल का एक बहुत ही चर्चित वाक्य था, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी क्या है इसमें? हिंदी है हम। सर उसमें सर जहां तक एक्यूरेट पता नहीं, सॉरी सर। ओके। सूफी काव्यधारा के बारे में जानते हैं हिंदी साहित्य में? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए कि बेसिक थीम होती है कि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बात करते हैं। इसमें परमात्मा एक महिला के रूप में, एक स्त्री के रूप में चित्रित है कि पुरुष के रूप में? स्त्री के रूप में सर। ओके। राम की शक्ति पूजा पढ़ा आपने? जी जी क्या संदेश देना चाहते थे कवि? सर, इसमें कवि राम की शक्ति पूजा में मेन संदेश यही देना चाहते हैं कि चाहे किसी भी कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, तो अपने अंदर की जो शक्ति सामर्थ्य है उसको एक बार पहचान लो तो वो कार्य सिद्धि की ओर जा सकता है। चलो, उसमें ठीक है। राम मेरा का अंतिम उदाहरण सवाल है दिया। आपसे। मुझे आप कोई भी पंक्तियां मुझे हिंदी साहित्य में जो देशभक्ति को मतलब एक्सप्रेस करती हो, ऐसी कोई लाइंस बताइए मुझे। हिंदी साहित्य में कोई भी पंक्तियां आपको याद हो। सर देशभक्ति के बारे में, सर वो दिनकर जी की रचना है एक, कि रश्मि रथी से संबंधित है। पंक्तियां मुझे एकदम याद नहीं आ ठीक है, ओके। बताइए भगवान साहब। हाँ हेलो। रही। जी रूप सर। सिंह जी।
जी आपका सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी सबसे अच्छी चीज़ आपकी स्माइलिंग है, स्माइलिंग फेस आपका।